वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बीपीएससी ट्री क्लास 1 to 5 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है यूटेरिया पब्लिकेशन की बुक से, जो कि काफ़ी बेस्ट बुक मानी जाती है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 5 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 4 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन खत्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इन घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम सजाना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले हो जाएगा संथाल विद्रोह, जो कि 1855-56 में हुआ था। फिर इसके बाद हो जाएगा सिपाहियों का विद्रोह, जो कि 1857 में हुआ था। फिर इसके बाद हो जाएगा नील विद्रोह, जो कि 1859-60 में हुआ था। फिर इसके बाद हो जाएगा दक्कन दंगा, जो कि 1875 में हुआ था। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था? मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व किया था बैरकपुर से। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ था 1885 में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था? तो दोस्तों वह अधिवेशन हो जाएगा कराची सत्र 1931 का। अगला प्रश्न है, वर्ष 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट किसने पेश किया था? 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट पेश किया था जॉन एडम्स ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था मधुसूदन दत्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक कौन थे? समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक थे के.एम. पनिक्कर। अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तकें राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसके द्वारा लिखित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नल श्रीमेन के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय बताया है? तो दोस्तों वह थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर ए। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय बताया है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत का वायसराय था लॉर्ड विलिंगटन, जिसका कार्यकाल था 1931 से लेकर 1936 तक। अगला प्रश्न देखते हैं, हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, यह किसने कहा था? हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, यह कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजा राम गीत किस प्रसिद्ध संगीतकार के द्वारा गाया गया था? दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजा राम प्रसिद्ध गीत गाया गया था दिगंबर विष्णु पुलस्कर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था अरुणा आसफ अली के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर, एक नई प्रणाली या
सिक्का और नए पैमाने या वजन एवं माप की शुरुआत की थी? तो दोस्तों वह थे टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज का वादा किया था? तो दोस्तों वह आंदोलन था असहयोग आंदोलन के दौरान, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्लीमेंट एटली की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति किस तिथि तक होनी थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 30 जून 1948 तक। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत आया था? कैबिनेट मिशन भारत आया था मार्च 1946 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो सही है वह हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि उन पर व्यापारियों के एक वर्ग का शासन था, जो कि सही दिया गया है कथन। नगर निगम लोगों की नागरिक सुविधाओं की देखभाल करता था। वे वेस्ट्रोफेडोनिक शैली की स्क्रिप्ट का उपयोग कर रहे थे, यह भी बात सही है। अगला प्रश्न है, रामायण, महाभारत और मनुस्मृति किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुंग काल के दौरान। अगला प्रश्न है, मथुरा और गंगा कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मथुरा और गंगा कला के बारे में जो कथन सही है वह है ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क काल में इन दोनों कलाओं का विकास हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो दोस्तों ऐहोल अभिलेख का संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विचारधारा को लोकायत दर्शन यानी कि जनता के दर्शन के रूप में जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चारवाका। अगला प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई थी? तो दोस्तों वह सुल्तान का नाम है फिरोज शाह तुगलक, जिसने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत के संदर्भ में वाग्भट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध है? प्रसिद्ध भारत के संदर्भ में वाग्भट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध है चिकित्सा से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, चिश्ती संप्रदाय के किस सूफी संत को चिराग-ए दिल्ली के नाम से जाना जाता था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वह सूफी संत का नाम हो जाएगा शेख नसरुद्दीन महमूद, जिसे कि चिराग-ए दिल्ली के उपनाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। अगला प्रश्न है, पोमोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फलों का। अगला प्रश्न देखते हैं, इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इको मार्क प्रतीक संबंधित है पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। अगला प्रश्न है, एक अनविनीकृत ऊर्जा का स्रोत है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में बाल लिंगानुपात बिहार के किस जिला में सबसे कम था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैशाली का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, मित्राब गुहा हॉकी, जो कि गलत दिया गया है। मित्राब गुहा का संबंध है शतरंज खेल से। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। नीरज चोपड़ा का संबंध है भाला फेंक से। अवनी लेखिरा का संबंध है पैरा निशानेबाजी से। कृष्णा नागर का संबंध है पैरा बैडमिंटन से। अगला प्रश्न देखते हैं, समान दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेटिनॉल, जो कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, सुगम भारत अभियान संबंधित है? सुगम भारत अभियान संबंधित है दिव्यांग व्यक्तियों से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं,
यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? यूनेस्को की स्थापना की गई थी नवंबर 1945 में। अगला प्रश्न है, विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गया में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धैर्य और दृढ़ता का। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा स्वर्ण धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों वह केंद्रीय मंत्रालय का नाम है संस्कृति मंत्रालय, जिसके द्वारा स्वर्ण धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को स्थापित किया गया है IIT खड़गपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिस्र देश के साथ। अगला प्रश्न है, पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी यानी कि फितूर किस देश में आयोजित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पेन में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में जो कथन असत्य है वह है ऑप्शन नंबर बी, इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, जो कि गलत दिया गया है। इसमें बिहार का स्थान अंतिम नहीं बल्कि यूपी का स्थान अंतिम है। बाकी तीनों कथन सही दिए गए हैं। बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक का है, इसमें पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा है। छोटे राज्यों में सिक्किम श्रेष्ठ स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, फोर्ब्स 2022 द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 36वां स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, फीफा विश्व कप 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? फीफा विश्व कप 2022 के संदर्भ में जो कथन असत्य है वह है ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना ने दूसरी बार खिताब जीता है, जो कि गलत कथन दिया गया है। अर्जेंटीना का फीफा विश्व कप में यह तीसरा खिताब है, न कि दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों वह राज्य है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। दिसंबर 2022 में तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बायोफिटा वर्ग को। अगला प्रश्न है, सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है कोशिका। अगला प्रश्न है, अस्थि है? तो दोस्तों अस्थि है संयोजी ऊतक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पीत का निर्माण होता है? तो दोस्तों पीत का निर्माण होता है यकृत में। अगला प्रश्न है, मनुष्य का हृदय किस झिल्ली के द्वारा घिरी रहती है? मनुष्य का हृदय जिस झिल्ली द्वारा घिरी रहती है वह झिल्ली का नाम है पेरिकार्डियम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेजिन किस पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीड़ का। अगला प्रश्न है, निम्न में से मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो दोस्तों मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख किस अंग के उदाहरण है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असमजात अंग का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस भौतिक राशि इकाई में समय को 2 बार उपयोग होता है? जिस भौतिक राशि की इकाइयों में समय का 2 बार उपयोग होता है वह भौतिक राशि है त्वरण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बस के अचानक रुकने में बस में बैठे यात्रियों का शरीर आगे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है? तो दोस्तों इसका कारण है गति का जड़त्व, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तन करने की युक्ति को कहते हैं?
प्रत्ययवर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तन करने की युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है वे कहलाती है? वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है वह कहलाती है प्रदीप। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तल लेंस की क्षमता होती है? उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, दूरदृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस का। अगला प्रश्न है, वोल्ट मीटर का कार्य है? तो दोस्तों वोल्ट मीटर का कार्य है विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापना। अगला प्रश्न है, विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है? विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संघनन। अगला प्रश्न देखते हैं, पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल कहलाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतरआण्विक बल। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, दो असमान घनत्व वाले अमिश्रणीय द्रव पदार्थ को किस विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथक्करण की विधि के द्वारा। दो असमान घनत्व वाले अमिश्रणीय द्रव पदार्थ को जिस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है वह विधि का नाम है पृथक्करण की विधि। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसमें भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा जल का जमना। अगला प्रश्न है, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयुक्ता कितनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में नजदीक कौन सी कक्षा होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, के। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाया जा सकता है? तो दोस्तों वह विधि का नाम है जस्ता की परत चढ़ाकर। अगला प्रश्न है, कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरदार भाई पटेल। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहां पर वकालत करने की मनाही है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के किसी भी न्यायालय में। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्पसंख्यकों के लिए किस वर्ष राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1992 में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक का होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्षों का। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के अधीन क्या है? तो दोस्तों राज्य के अधीन है आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मताधिकार से क्या अभिप्राय है? भारतीय संविधान में मताधिकार का अभिप्राय है वोट देने का अधिकार से। अगला प्रश्न देखते हैं, नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1/3। अगला है, जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता है वह या तो संत होता है या पशु, या किसने कहा था? तो दोस्तों इसे कहा गया था अरस्तु के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
हेराल्ड डोमर मॉडल पर, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 1956 तक। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही है? भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में जो विकल्प सही है वह है ऑप्शन नंबर ए, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में धान के फसल उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोहतास। अगला प्रश्न है, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? तो दोस्तों वह षड्यंत्र है बायोगैस षड्यंत्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय तथा सूर्यास्त होता है? तो दोस्तों यह व्याख्या दी गई थी पहली बार आर्यभट्ट के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि दोस्तों चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मानव समय। अगला प्रश्न देखते हैं, सवाना का सर्वाधिक विस्तार है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाना का सर्वाधिक विस्तार है अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कच्छ। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु एक नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की है? तो दोस्तों वह राज्य है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु एक नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागपुर में। अगला है, किस बायो में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सदाबहार वर्षा वन बायो में। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है चीन, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।